हेलो स्टूडेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विनिमय का बिल। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये सेक्शन 5 के अंतर्गत कवर करता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये डेफिनेशन है जो कहती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। रिटन इंस्ट्रूमेंट है। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, बिना किसी कंडीशन के। ये एक बिल है जो एक मेकर बनाता है और उसे एक पर्सन को डायरेक्ट करता है कि आपको इतना सम ऑफ मनी इस पर्सन को पे करना है। किस पर्सन को? या वो बिल जो पर्सन हैंडल कर रहा है, या उसका नाम, या जिसका नाम उस बिल के अंदर है, उसे सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है। तो इसके फीचर्स या इस डेफिनेशन में हमने जिस जिस चीज़ों पे बात की, वो सबसे पहला फीचर क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब जब तक वो राइटिंग में ना है तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स का ही एक प्रूफ होता है जो हम प्रूफ के तौर पे शो कर सकते हैं कि ये एक पक्का बिल है। क्योंकि वर्ड्स ऑफ माउथ का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए हम रिटन डॉक्यूमेंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे एंड नॉट अ प्रॉमिस और रिक्वेस्ट। मतलब ये ऑर्डर देता है ये बिल, न कि रिक्वेस्ट करता है और न ही प्रॉमिस करता है प्रॉमिसरी नोट की तरह। एक रिक्वेस्ट है नहीं है, ऑर्डर है कि आपको इस सर्टेन पर्सन को पे करना है। नेक्स्ट आता है द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये ऑर्डर कैसा है, अनकंडीशनल है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कंडीशंस लागू नहीं होती हैं। देयर मस्ट बी 3 पार्टीज। मतलब इसके अंतर्गत कितनी पार्टीज होती हैं? 3 होती हैं, जो कि एक ड्रॉअर है, दूसरा ड्रॉई है और तीसरा पेई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ड्रॉअर कौन होता है। ड्रॉअर इज द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन होता है? जो मेकर होता है, जो उस बिल को बनाता है। अ सेलर और क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। मान के चलते हैं जब एक सेलर से हम कोई भी वस्तु उधार पे लेते हैं, उधार पे लिया मतलब हमने उसको पेमेंट नहीं किया कैश में, तो हम उसके लिए एक बिल ड्रॉ करते हैं कि आज हम आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज से लेकर के 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हम आपको इतना सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेंगे। एक निश्चित डेट देते हैं हम उनको और एक निश्चित अमाउंट उसमें मेंशन करते हैं कि इस डेट को हम आपको ये पेमेंट कर देंगे। तो ये बिल ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉअर, ठीक है। वो एक ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि आपको एक निश्चित सम ऑफ मनी मुझे पे करना है, ठीक है। The drawer after writing the bill of exchange has to sign it as maker of the bill of exchange। ड्रॉर फिर उसमें साइन भी करता है बिल बनाने के बाद कि मैं उसका मेकर हूँ, ठीक है। दूसरा है ड्रॉई। ड्रॉई मतलब जिसके ऊपर ये बिल ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉई जो डेट लेता है, जो उधार ले रहा है, तो उसको हम ड्रॉई कहते हैं, जिसके ऊपर ये बिल ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉई को ही डायरेक्ट किया जाता है कि आपको ये अमाउंट या सम पे करना है। नेक्स्ट है पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको ये अमाउंट मिलता है, या इस बिल का जो अमाउंट जिसे प्राप्त होता है वो पेई कहलाता है। पेई अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। सबसे पहला, एक तो ड्रॉअर पेई खुद हो जाता है इन केस अगर वो बिल अपने पास रिटेन करता है मैच्योरिटी डेट तक। तो मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जिस दिन बिल साइन होता है। सपोज मान लो 2 महीने के लिए उस बिल को ड्रॉ किया गया है, तो जब वो 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी कंप्लीशन डेट ही मैच्योरिटी कहलाती है। तो ड्रॉअर अगर वो बिल अपने पास रखता है तो वो खुद ही पेई बन जाता है कि 2 महीने कंप्लीट हुए तो उसे खुद को वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ड्रॉई उसे पेमेंट कर देगा। दूसरा है इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या होता है? इन केस कई बार ऐसे केसेस होते हैं जब ड्रॉअर को इमीडिएट ज़रूरत होती है फंड्स की,
तो वो क्या करता है, जाता है बैंक के पास और उस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है। बैंक क्या करती है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई बिल ड्रॉ किया गया और उस बिल की मैच्योरिटी है 2 महीने बाद, तो इन केस मैं ड्रॉर हूँ और मुझे ज़रूरत है इमीडिएट फंड्स की, मुझे पैसा चाहिए तुरंत, तो हो सकता है हम कुछ टाइम बाद बैंक के पास चले जाएं और उससे बिल को डिस्काउंट करवा लें। बैंक क्या करेगी, 1% इंटरेस्ट या कुछ परसेंट इंटरेस्ट को चार्ज करेगी और बाकी के पैसे मुझे वापस कर देगी। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तीसरा केस होता है, और जब बिल मैच्योर हो जाएगा तब बैंक क्या करेगी, ड्रॉई से उस अमाउंट को प्राप्त कर लेगी। तो इस केस में जो पेई हो गया वो कौन हो गया, बैंक हो गई। तीसरा है इफ एंडोर्स्ड देन थर्ड पार्टी। एंडोर्समेंट का क्या केस कहता है, एंडोर्समेंट हम उसे कहते हैं जब कोई बिल के पीछे हम एक किसी पर्सन का नाम लिख देते हैं और ड्रॉई को ये बोलते हैं कि इस अमाउंट का जो पेमेंट होगा वो मुझे ना करके आप इस पर्सन को करिएगा जिसका नाम मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो उस बिल को बोलते हैं कि बिल एंडोर्स किया गया है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को, जिससे हो सकता है मैंने उधार लिया हो, उसे मुझे पेमेंट करना था, तो वो बिल मैंने उसकी तरफ एंडोर्स कर दिया। अब जो अमाउंट रिसीव होगा किसको होगा, उस थर्ड पार्टी को जिसका नाम मैंने उसमें एंडोर्स किया है। तो अब पे इस केस में कौन हो जाएगा, एंडोर्सी। ठीक है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट फीचर पे आते हैं इसके, द पार्टीज मस्ट बी सर्टेन। जैसे जो ड्रॉर है एक सर्टेन पर्सन है, ड्रॉई है वो भी एक सर्टेन पर्सन है, और पेई भी एक सर्टेन पर्सन ही होगा। मतलब एग्जैक्ट, सर्टेनिटी का मतलब ही क्या होता है, फिक्स्ड। इसमें कोई वो चीज़ नहीं होगी कि इसे पे करना या उसे पे करना, एक फिक्स पर्सन होगा जिसे ही अमाउंट पे करना होगा। इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉर, जो मेकर होता है उससे उस बिल को साइन करना ज़रूरी रहता है। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, जो अमाउंट का पेमेंट होता है वो भी सर्टेन ही होता है कि एक फिक्स सम ऑफ मनी पे करना है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी अलोन, हम इसमें सिर्फ मनी का ही पेमेंट करते हैं, किसी और चीज़ का पेमेंट नहीं करते हैं। मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, इसमें एक स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, स्टैम्प को स्टिक किया जाता है। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।